गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। और उसके बाद गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम किन किन कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर फोकस करेंगे। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड गॉस थ्योरम क्या होती है और गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम किन किन कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल होगा आज के वीडियो का कंटेंट। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का मेज़र होता है कि उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये चीज़। जैसे मैंने कहा कि मान लिया किसी रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्विडिस्टेंट लाइंस होती हैं। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन, ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और कोई भी सरफेस ले सकते हैं। मान लिया ये सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है। ठीक, अब इस सरफेस से ये सरफेस है, ये मान लिया ये सरफेस है आपकी, ये सरफेस है। तो इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, कम फील्ड लाइंस पास करेंगी तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, और कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ज़ीरो। ठीक, तो ये तो हुई कंसेप्चुअल डेफिनेशन। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, इट इज़ इक्वल टू नहीं। ठीक है, इक्वल टू नहीं है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस। ठीक, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है और किस तरह से ये डिफाइन किया गया है? तो दो तरह की सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो जो फ्लक्स डिफाइन किया गया है वो सिंपली है ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या कर लेना है आपको? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिंपली हो जाएगा फ्लक्स। तो इससे दो चीज़ें पता लगती हैं। पहली बात तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इंटू एरिया की यूनिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका न्यूटन पर कूलम और एरिया होगा आपका मीटर स्क्वायर। तो एक तो फ्लक्स की यूनिट ये बन जाएगी। कई बार दूसरी यूनिट भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया करेंगे मीटर स्क्वायर, तो ये एक यूनिट बन गई वोल्ट इंटू मीटर। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट ये भी होती है वोल्ट इंटू मीटर, और एक यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और डॉट प्रोडक्ट आया है तो इसका मतलब फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब ये ए क्या है ये समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, ये ए क्या है? ये ए है एरिया वेक्टर। ठीक है, ए क्या है? ये है आपका एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर हम किस तरह से बनाते हैं वो भी आप समझ लीजिए। अगर आपकी सरफेस मान लिया ये इस तरह की सरफेस है, ये सरफेस है आपकी, तो जो एरिया वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये है आपका एरिया वेक्टर। क्लियर? ये क्या है आपका? एरिया वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड सरफेस के एरिया के बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक, अब जरा और समझते हैं इसमें। जैसे अगर मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसा यहाँ दिया हुआ है, ठीक, और अगर पूरा का पूरा फ्लक्स मैक्सिमम वाली स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? तो फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक, फ्लक्स मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और थीटा यानी आपका 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब जरा समझिए एरिया वेक्टर पैरेलल कैसे होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका सरफेस हो,
इस तरह से, तब उसका एरिया वेक्टर ये बनेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस भी है, जब पूरी की पूरी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तभी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास करेंगी, और जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान से समझनी है, पहली बात सरफेस और दूसरी बात एरिया वेक्टर। जब हम सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस मतलब प्लेन सरफेस ये, और एरिया वेक्टर मतलब इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो फ्लक्स मैक्सिमम वाला केस ये होगा जब सरफेस पूरी की पूरी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस, एरिया वेक्टर नहीं। सरफेस जब परपेंडिकुलर होगी तब उस सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स लाइंस जो होंगी सबसे ज़्यादा होंगी, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सरफेस परपेंडिकुलर हो और एरिया वेक्टर पैरेलल हो। तो हम अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में देखेंगे तो वहाँ सरफेस काउंट नहीं है, वहाँ जो काउंटिंग होती है वो एरिया वेक्टर की काउंट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। अगर हम फ्लक्स मिनिमम की बात करें, फ्लक्स मिनिमम कब होगा, तो फ्लक्स मिनिमम भी समझिए आप, अलग से बना के दिखाता हूं मैं आपको, अलग से बना के देखते हैं फ्लक्स मिनिमम कब होगा। तो ये मान लिया अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस तरह से, और पूरी की पूरी सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, पूरी की पूरी सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, पूरी की पूरी सरफेस इस तरह से है सरफेस मान लिया, तो एरिया वेक्टर आप यहां बनाओगे, ये हुआ आपका एरिया वेक्टर, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा इस स्टेट में गौर से देखिए आप, ये जो स्टेट है इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास ही नहीं कर रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके ऊपर से निकल जा रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके नीचे से निकल जा रही हैं। तो जब पूरी की पूरी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी तब फ्लक्स जो होगा मिनिमम। तो या तो मैं ऐसा लिखूं कि जो सरफेस है वो पैरेलल है टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पर सरफेस फॉर्मूले में काउंट नहीं होती, फॉर्मूले में काउंट होता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर जब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 जो होता है वो आपका होता है 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये हुआ आपका मिनिमम फ्लक्स। तो दो स्टैंडर्ड स्टेट हैं जो आपको एकदम याद कर लेनी है, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, जैसा कि इसमें था, जैसा कि इस स्टेट में था। इस स्टेट में जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और कितना होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स, तो cos 0 1 होता है, तो सिंपली E इंटू ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या फिर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, ई डॉट ए वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, हम तब यूज़ करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आपका यूनिफॉर्म होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, नॉन यूनिफॉर्म है, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत छोटी सी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालेंगे और उस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो जो फ्लक्स आपका आएगा वो सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक। ये बनेगा फ्लक्स। डी ए वेक्टर क्या होगा, तो डी ए जो एरिया वेक्टर होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी सरफेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, हम एक एग्जाम्पल से करेंगे और उससे हम समझेंगे डी ए वेक्टर हमें किस तरह से लेना होता है। एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। मान लिया किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के कैप, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2x प्लस 3 के कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है z डायरेक्शन में और वो x कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है, अलग अलग x कोऑर्डिनेट पे उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक। और हमको फाइंड करना है XY प्लेन में एक स्क्वायर सरफेस है, बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर सरफेस है जिसके कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट है a, 0
और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका 0, a, और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका a, a, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, यानी ए साइड का एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर से पास होने वाला इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आपको फाइंड करना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो होगी वो इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड्स आपकी तरफ होगी है। ठीक, ये जेड डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से दिखा सकते हैं डॉट लगा लगा के, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटवर्ड्स जेड डायरेक्शन। और वो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा, फिर एक्स में थोड़ा सी वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर यहाँ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर यहाँ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर इसको हम थोड़ा रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, फिर जैसे जैसे हम एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ाते चले जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आगे की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला तो वही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो जनरल फॉर्मूला तो वही है कि हम इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी ए को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डी ए क्या होगा, डी ए वैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो डी ए वैक्टर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। इस सिचुएशन में कैसे हम सेटल करेंगे अब आप वो समझिए ढंग से। तो जरा समझिए क्या है डी ए वैक्टर। देखिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक एक्स डिस्टेंस पे आके, ये एक्स डिस्टेंस पे आके एक पतली सी स्ट्रिप कट कर रहा हूं। एक्स डिस्टेंस पे क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है। एक मैंने पतली सी स्ट्रिप ली है यहाँ पे और मेरा लॉजिक ये है जिसकी विड्थ होगी डी एक्स, वेरी स्मॉल विड्थ होगी जिसकी डी एक्स। अब मेरा लॉजिक ये है कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो इस पूरी स्ट्रिप पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इस पूरी स्ट्रिप पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी और वो होगी आपकी 2x + 3, एक्स आपका ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो इस पूरी स्ट्रिप के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हर पॉइंट पे सेम है, तो इस पूरी स्ट्रिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा। तो ये हमारी पतली सी स्ट्रिप बनेगी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो ये जो डी ए एरिया वेक्टर आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, इस स्ट्रिप की विड्थ है डी एक्स और लेंथ है ए, तो ए इंटू डी एक्स। और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो वो एरिया वेक्टर भी इस प्लेन के बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? के कैप। ये बना आपका एरिया वेक्टर। क्लियर है ये? ए इंटू डी एक्स के कैप। तो अब हम अगर फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई डॉट डी ए। ई कितना है आपका, वैल्यू डाल देते हैं, तो ई डॉट डी ए, ई कितना है? तो ई है आपका 2x + 3 के कैप और उसका डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ए वेक्टर के साथ, डी ए वेक्टर के साथ। डी ए है ए इंटू डी एक्स के कैप, के डॉट के 1 होता है तो ये ए बाहर आ गया इंटीग्रेशन के और अंदर बचा 2x + 3 इंटू डी एक्स। अब x की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी? तो जो x की लिमिट होंगी आपकी वो x जो है वो 0 से शुरू करके कहाँ तक जा रहा है? a तक जाएगा। ठीक है, 0 से शुरू करके कहाँ तक जाएगा? a तक। ठीक, तो हम लिमिट डालेंगे 0 to a। जरा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा इंटीग्रेशन? तो ये बनेगा 2x² / 2, 2 से 2 कैंसिल, + 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x और लिमिट जाएगी 0 से a। तो पहले a डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका a² + 3a और जब 0 डालेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये आपका फ्लक्स आ गया a³ + 3a²। यूनिट क्या बनेगी इसकी? न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब यहीं एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्स के साथ वेरी कर रहा था, इसीलिए मैंने जो स्ट्रिप कट करी वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आके डी एक्स की स्ट्रिप कट करी। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो इस तरह से दिया होता, कुछ भी y का फंक्शन होता, y² + 2y। ठीक, के कैप न्यूटन पर कूलाम, ये दिया होता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जब हम स्ट्रिप कंसीडर करते तो हम क्या करते, हम यहाँ से फिर y डिस्टेंस पे आते और y डिस्टेंस पे आके एक dy के विड्थ की एक स्ट्रिप कंसीडर करते, तब हम इस तरह से कंसीडर करते। तो ये डी ए वेक्टर, तब हम डी वाई की स्ट्रिप कंसीडर करते और तब ये जो डी ए वेक्टर होता वो आपका हो जाता a इंटू डी वाई के कैप।
ये आपका डी ए वेक्टर बनता। क्लियर है? तो इस तरह से सिचुएशन होगी। अगर x का फंक्शन है तो x के डिस्टेंस पे जाके dx की स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, और अगर y का फंक्शन है तो y डिस्टेंस पे जाके dy की स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो अभी तक हमने दो चीज़ें समझी। सबसे पहले हमने ये समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने देखा कि उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। फिर हमने ये समझा कि फ्लक्स मैक्सिमम की स्टेट क्या होगी, फ्लक्स मिनिमम की स्टेट क्या होगी। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स क्या हैं वो हमने समझी। ठीक, फिर हमने ये बात करी कि अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, तो हम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो वो होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब ये डी ए वैक्टर किस तरह से चूज किया जाएगा, तो वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेगा। तो हमने दोनों सिचुएशन समझी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन होगा तो हम डी ए वैक्टर कैसे बनाएंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई का फंक्शन होगा तो हम डी ए वैक्टर कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम आगे ये समझेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है।